हिप्नोटाइज क्या है और वाकई इससे क्या हम किसी को अपने वश में कर सकते हैं या सिर्फ ये हमारे मन का भ्रम है? हिप्नोसिस को जादू मंत्र तंत्र नहीं है। हिप्नोसिस को सिद्धि भी नहीं है। हिप्नोसिस एक साइकोलॉजी का साइंस है जिसके थ्रू हम पॉजिटिव चेंजेस हमारे अंदर ला सकते हैं। आपको अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है और स्ट्रेस ज्यादा होता है, बेफजूल का हाइपर होने लगते हैं, उन सबको काम डाउन करने का तरीका है हिप्नोसिस। कुछ लोग इसको काला जादू से भी कनेक्ट करते हैं, क्या ऐसा भी है? अगर ये सच में ये सब कर रहे होते हैं तो सरकार को डिफेंस पे इतना खर्चा करने की कोई जरूरत है? बॉर्डर पे इन तंत्र मंत्र वालों को बैठा दो, पाकिस्तान की सेना ही ध्वस्त कर देंगे, साला टंटा ही खत्म हमेशा के लिए। अगर आपको अपनी बॉडी को हील करना है, ठीक करना है, कुछ बदलना है तो यूज द पावर ऑफ इमेजिनेशन और आप पाएंगे कि आपके अंदर सारे चेंजेस आने लग जाएंगे। मैंने देखा है कि आप स्टेज शो करते हैं और वहाँ पर लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं, तो क्या इससे लोगों के मन में एक गलत धारणा नहीं पैदा होती है? हम लोग किसी इंसान को हिप्नोटाइज करते हैं, वो अपनी मर्जी से हिप्नोटाइज होता है और उस समय उसके माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। यानी हम हिप्नोसिस में आपको कहूँ कि हम डिप्रेशन से लेके कैंसर तक का इलाज हिप्नोसिस से कर सकते हैं। नमस्कार, विदस के एक और पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा। विदस में आज बात होगी एक अमेजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हिप्नोसिस, माइंड हीलिंग, माइंड पावर। और आज हम इन सब के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि इनसे हम अपने जीवन में किस तरह से बदलाव ला सकते हैं। और जब इनकी बात हो रही है तो इनके एक्सपर्ट को बुलाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है मयंक राठी जी को, जो कि एक माइंड कोच भी हैं, जो हमें बताएंगे कि हम अपने मन की शक्ति को कैसे जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए पहले मिलते हैं मयंक जी से। मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार अनु जी, थैंक यू वेरी मच। मयंक जी, आप माइंड कोच भी हैं और हिप्नोटिस्ट भी हैं, और मुझे आज थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि आप माइंड कोच भी हैं, आप माइंड को भी पढ़ सकते हैं कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप मुझे ही हिप्नोटाइज ना कर दें। लेकिन हिप्नोटाइज को लेकर मेरे मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि मैं हमेशा यही सुनती आती हूँ कि लोग ये सोचते हैं कि गलत तरीके से किसी को अपने वश में कर लेना है। आज आप हमारे ये सारी बातें क्लियर करेंगे कि हिप्नोटाइज क्या है और वाकई इससे क्या हम किसी को अपने वश में कर सकते हैं या सिर्फ ये हमारे मन का भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता है? देखिए, हिप्नोटिज्म के बारे में बहुत सारे मिथ हमारे समाज में है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आज हम इसको एक एक करके ब्रेक करेंगे कि हिप्नोटिज्म क्या है और हिप्नोटिज्म क्या नहीं है। तो हिप्नोटिज्म एक ऐसी चाबी है जो आपके माइंड के उन दरवाजों को खोलती है जहां पर चमत्कार होता है, जहां पर इम्पॉसिबल पॉसिबल होता है। वो ऐसे दरवाजों को खोलती है जहां पे एक आम इंसान, हर इंसान जाना चाहता है और वो बदलाव करना चाहता है दिमाग में, लेकिन वो क्योंकि हिप्नोसिस उसके पास नहीं है इसलिए वो दरवाजे खोल नहीं सकता। हिप्नोसिस एक ऐसी चाबी है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के सारे दरवाजे खोलती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारे बिहेवियर, हमारे बिलीफ, हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, हमारे बॉडी का कंट्रोल पैनल है जी। तो अगर हमें कोई भी बदलाव चाहिए हमारे अंदर, लाइक हमें बदलाव, हमें किसी आदत से छुटकारा पाना है, या हमें कोई स्किल डेवलप करनी है, कोई डिजीज रिमूव करनी है, या हमें कोई नया टैलेंट हमारे अंदर डालना है, या कोई बीमारियां मिटानी है, बॉडी को हील करना है, बिहेवियर चेंज करना है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव करना है, तो वो काम कंट्रोल पैनल सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में जी। और हिप्नोसिस के बगैर हम सबकॉन्शियस माइंड को टैप नहीं कर सकते। तो हिप्नोसिस के थ्रू हम वहां जाकर उन सारी चीजों को, उसके अंदर वो बदलाव लाते हैं और उस बदलाव के कारण जो चाहो वो बदलाव हम वहां पर उस लेवल पर ला सकते हैं, जिसमें हमें हिप्नोसिस मदद करता है जी। हिप्नोसिस को जादू मंत्र तंत्र नहीं है, हिप्नोसिस को सिद्धि भी नहीं है। हिप्नोसिस एक साइकोलॉजी का साइंस है जिसके थ्रू हम पॉजिटिव चेंजेस हमारे अंदर ला सकते हैं जी। 18 साल हो गए हैं आपको। आप लोगों को जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको थेरेपी दे रहे हैं हिप्नोसिस की। आपने एक बात कही कि बिहेवियर भी चेंज हो सकता है जी। एक इंसान का बिहेवियर जो है वो गुस्से वाला है, वो बच्चा जो है बचपन से गुस्से वाला है और अब वो बहुत बड़ा हो गया है। उस गुस्से को कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है? बिल्कुल कंट्रोल में किया जा सकता है। देखिए कि कई बार जब लोग गुस्सा करते हैं 5 मिनट बाद सोचते हैं, अरे यार मैंने ये कैसे कर दिया, हाउ डिड आई डू दैट। उस समय एक्चुअली वो गुस्सा उन्होंने कॉन्शियसली नहीं किया था। मतलब वो खुद बोल रहे हैं कि मैंने ये क्यों कर दिया, मतलब कंट्रोल कहीं और था।
मतलब कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड में था। हम्म, तो अब वो बोलते हैं कि अब से आगे से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन माइंड के जिस हिस्से को, जिस माइंड को वो समझा रहे हैं, उसने तो कभी गुस्सा किया ही नहीं। हम्म, यानी कॉन्शियस माइंड को समझा रहे हैं मैं गुस्सा नहीं करूंगा। दुनिया में हर इंसान को पता होता है कि उसकी जिंदगी में क्या करने से पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, लेकिन वो उसे अप्लाई नहीं करता। बिल्कुल। हर इंसान को पता है कि क्या करने से नेगेटिव रिजल्ट आएंगे, लेकिन साल दर साल वो वही गलती रिपीट करते रहते हैं। अब वो अपने आप को समझाता है कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन गुस्सा करा कॉन्शियस माइंड को समझाया। कॉन्शियस माइंड ने कभी गुस्सा किया ही नहीं। कॉन्शियस माइंड तो एक लॉजिकल माइंड है, उसे पता है कि गुस्सा करने से नुकसान होता है। लेकिन फिर से सिचुएशन आती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है उस सिचुएशन में, वो फ्रंट सीट पे आ जाता है और आप गुस्सा करते हो। तो हिप्नोसिस यहाँ हमें मदद करता है कि कैसे हिप्नोटिज्म के थ्रू किसी इंसान को हिप्नोटाइज करे, उसकी कॉन्शियस माइंड को साइड में ले जाए और सबकॉन्शियस को समझाए कि यहाँ पे गुस्सा नहीं करना है। और एक बार अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया कि यहाँ गुस्सा नहीं करना है, तो फिर आप गुस्सा करना बंद कर देंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको एक ट्रॉमा रहता है अपनी पास्ट मेमोरीज का, वो उन्हीं की यादों में खोए रहते हैं और उनसे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। नेगेटिव थॉट्स जो है हमेशा उनके मन में रहते हैं। ऐसे लोग अपने आप को कैसे हील करें, कैसे अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं? देखो, पास्ट ट्रॉमा में लोग बहुत ज़्यादा अटके रहते हैं, कई बार चाइल्डहुड ट्रॉमा में अटके रहते हैं। इनफैक्ट कल ही मेरे ऑफिस में मेरे पास एक केस आया था कि बचपन में कुछ ट्रॉमा हुआ और उसकी वजह से वो बढ़ते बढ़ते बीमारियां, सिजोफेनिया हो गई उस बच्चे को जो 22 साल का है और 6th स्टैंडर्ड में था तब उसके साथ ऐसा हुआ। तो हिप्नोसिस के थ्रू यस, एक्चुअली हम लोग सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरीज होती है उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह के जैसे हम एक फोल्डर से फाइल को एक्सेस करते हैं, फिर उस मेमोरीज को हम एडिट कर सकते हैं। यस, अगर उन मेमोरीज में कुछ गलत है तो एक्चुअली उस मेमोरीज को सही कर सकते हैं कि उस समय गलत नहीं हुआ। क्योंकि क्या होता है, देखो कि अगर हमारे मेमोरी में गलत पड़ा, नेगेटिव पड़ा है, उस नेगेटिव इंप्रेशन की वजह से, उस इंफॉर्मेशन की वजह से हमारा आज खराब हो रहा है। तो हिप्नोसिस में जाके हम उसको बदल सकते हैं। जब हम उसे एडिट करें और वापस एडिट करके उस फाइल को वहीं रख देते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट जो होता है, वो दूसरा आना शुरू होता है। यानी पीटीएसटी जैसे केसेस में, एंजाइटी जैसे केसेस में, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा वाले केसेस में हम लोग बहुत पावरफुली हिप्नोसिस पे वर्क कर सकते हैं। क्या हिप्नोसिस का इस्तेमाल जो है हम कानूनी मामलों में भी कर सकते हैं कि हम ये जान सकते हैं कि ये जो गवाह है ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? नहीं, देखिए, हिप्नोटिज्म, अगेन कह रहा हूँ, हिप्नोटिज्म कोई माइंड कंट्रोल नहीं है। जैसे हमने समझा कि हिप्नोसिस एक चाबी है सबकॉन्शियस माइंड की, तो हिप्नोटिज्म कुछ माइंड कंट्रोल नहीं है। हिप्नोटिज्म एक साइंस है कि जिसके थ्रू एक इंसान अपनी मर्जी से अपने आप को हिप्नोटाइज कराता है और उसके बाद हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो कानूनी दावपेच में हिप्नोसिस यूज नहीं होता। हाँ, जो नार्को टेस्ट जो होता है ना, उसमें एक्चुअली वो जो उनको दवाई दी जाती है वो हाफ अस्लीप की दी जाती है और उस समय इंसान एक हिप्नोटिक स्टेट में ही होता है, आधी नींद में आधा जागा हुआ। तो उसी समय उसके सवाल जवाब किए जाते हैं, तो उस समय काफ़ी चांसेस रहते हैं कि हमें बहुत सारी अंदर की इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो वो उसके लिए हेल्पफुल हो सकती है। कुछ लोगों को भूलने की आदत होती है, वो भूल जाते हैं। मतलब मैं ये एक एक एज होती है कि एक एज के बाद आप भूलते हैं, लेकिन कुछ लोगों को 30-40 एज में भूलने की आदत हो जाती है। तो इसमें भी क्या हिप्नोसिस जो है वो हमें मदद करती है? सही कहते हो, आज के तारीख में हर एक को भूलने की आदत हो गई है। कई बार लोग रूम में जाते 2 सेकंड पहले सोचा था क्या लाना है, रूम में जाने के बाद मैं रूम में क्यों आया था। तो ये लोगों के स्ट्रेस और ज्यादा ओवर थिंकिंग के कारण ये होता है। बट देखो, हमारी मेमोरी अच्छी बुरी होती नहीं है। मेमोरी इनफाइनाइट मेमोरी हमारे पास। आपको जानकर हैरानी होगी अनु जी कि हमारे हर सेल की, जो 70 ट्रिलियन सेल से मेरी बॉडी बनी है, हर सेल की डेटा रखने की कैपेसिटी कितनी पता है आपको? 42 GB। अच्छा। अब 70 ट्रिलियन इंटू 42 करो तो मतलब वो नंबर भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक्चुअली मेमोरी इनफाइनाइट है। नेचर ने बहुत अमेजिंग मेमोरीज दी है। 1500 करोड़ न्यूरॉन से मेरे ब्रेन सेल्स है, 1500 करोड़। तो बट अगेन, जब वो नहीं काम करती, कुछ ब्रेन ऐसा समझो कि अनचैनलाइज्ड हो जाता है। तो हिप्नोसिस के थ्रू हम वापस से उसको चैनलाइज करके जैसी चाहे वैसी मेमोरीज ला सकते हैं। एक बात कहूँ आपको तो मैं, देखो कि हमारे ब्रेन में ना फोटोग्राफिक मेमोरी भी है। वो है हमारे राइट ब्रेन का हिस्सा, सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा। लेकिन हमारी स्कूल और सारा एजुकेशन सिस्टम इंटरेस्टेड था लेफ्ट ब्रेन में, तो उन्होंने लेफ्ट ब्रेन को ज़्यादा यूज़ करवाया। तो जब, और हमारे बॉडी का एक नियम है कि हम, मान लो मैं राइट हैंड का ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा मेन हैंड राइट हैंड हो जाएगा, और वो लेफ्ट हैंड को अनयूज कर रहा हूँ तो उसको कम ही काम करवाएगा जी। उस हिस्से को मेरी बॉडी हाइबरनेशन में डाल देती है जिसको मैं यूज नहीं करता।
तो इसलिए लेफ्ट ब्रेन का हमने ज्यादा इस्तेमाल किया, तो इसी कारण से लेफ्ट राइट ब्रेन का वो जो प्रोसेस थे फोटोग्राफिक मेमोरी के, वो हाइबरनेशन में चले गए। और हमारे सामने एक एग्जाम्पल थे जिनका नाम था ओशो रजनीश जी। उन्होंने अपनी जिंदगी में 1,60,000 किताबें पढ़ी थी। अब उससे आधे दिन भी वो जिए नहीं थे। उन्होंने किताब पढ़ी पता है कैसे? जस्ट थ्रू फोटोग्राफिक मेमोरी। तो वो ओशो रजनीश को आसमान से नहीं टपके थे। उन्होंने भी अपने ब्रेन को कुछ इस तरह ट्यून किया कि वो वर्ड्स को पढ़ते नहीं थे, पिक्चर की तरह रहते थे आंखों के थ्रू, और वो सारी किताबें याद रख पाते थे। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई आपके पास आया हो सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि क्या वाकई ये हिप्नोसिस काम करती भी है या नहीं करता है? नहीं, मुझे 18 साल हो गया आज हिप्नोसिस करते हुए। टेस्ट करने कोई नहीं हमारे पास आता, बिकॉज एवरीबडी नोज आई एम प्रोफेशनल। तो कई लोग मेरे पास थेरेपी सेशंस लेने आते हैं। आई एम टीचिंग, पिछले 13 सालों से मैं हिप्नोसिस सिखा रहा हूँ, तो लोग सीखने आते हैं, एक हिप्नोथेरेपिस्ट बनते हैं। मैं हिप्नोथेरेपी की ट्रेनिंग देता हूँ, स्टेज हिप्नोटिज्म की ट्रेनिंग देता हूँ। तो नोबडी कम्स टू टेस्ट मी। सभी लोग। लेकिन हमारे भारत में मयंक जी एक बात तो है कि कुछ लोग इसको काला जादू से भी कनेक्ट करते हैं, क्या ऐसा भी है? नहीं, देखो ये हमारे देश में इतना ज्यादा अंधविश्वास है ना, और अंधविश्वास से घिरा हुआ देश, और आज हमारे देश की गरीबी और पिछड़े रहने के कारण सबसे बड़ा ये अंधविश्वास ही है। हिप्नोसिस का काला जादू तंत्र मंत्र से कोई लेना देना नहीं है। देखो अनु जी, मैं अभी आज की तारीख में माहौल में हम बहुत सारे पॉडकास्ट भी देखते हैं। आपको मैं बताऊं कि इतने ज्यादा ब्लैक मैजिक के फ्रॉड केस होते हैं जो एक्चुअली कभी कोई रिपोर्ट नहीं करता, लेकिन इतने रोज के लाखों केस होते हैं, आप सोच नहीं सकते। अभी रोहिणी से हमारे पास एक केस आया था जिसमें यही ब्लैक मैजिक को सब लेते हुए एक लेडी ने 7 करोड़ रुपए डुबा दिए। अच्छा। 7 करोड़ रुपए। एक और पॉडकास्ट में मैं बैठा था, तो वो पॉडकास्ट जब करके आया तो किसी ने देखा पॉडकास्ट मेरा, और लंदन से मुझे कॉल किया। एक लड़की थी, बोले सर के क्या ब्लैक मैजिक होता है, जादू तंत्र मंत्र, ये मुठ मुठ वो बोलते हैं जो भी बोलते हैं? हाँ जी। तो मैं बोला नहीं होता। बोला आर यू श्योर? मैंने कहा हिंदुस्तान के टॉप तांत्रिक मेरे पर्सनल स्टूडेंट्स रह चुके हैं, कई सारे टॉप बाबाओं को और पर्सनल तांत्रिक मंत्र वालों को, कई कथावाचकों को मैंने पर्सनली हिप्नोसिस की टीचिंग दी है, पर्सनल कोचिंग। तो बोले सर जिस पॉडकास्ट में आप गए थे ना, उसी पॉडकास्ट में एक बंदा आया था, तो वो सही कि ये साधना होती है, ये तंत्र मंत्र होता है और इससे हम ये कर सकते हैं। तो मैंने उससे इश्यू पूछा कि भाई क्या इश्यू था तेरा, तूने किस लिए उसकी मदद ली? तो आई गॉट इट, बताया तो नहीं उसने पर्सनल था, बट आई गॉट इट वाज रिलेशनशिप इश्यूज कुछ था। तो मैंने उससे पूछा क्या काम हुआ? बोले सर काम तो नहीं हुआ। मैं बोला पैसे कितने दिए? बोले सर 6 लाख रुपए दिए। और मैं बोला अब? बोले सर काम तो नहीं हुआ, लेकिन अब वो फोन भी नहीं उठा रहा। तो ये तंत्र मंत्र के नाम के ऊपर हमारे देश में हजारों सालों से लूट हो रही है जी। और देखो जितना कमजोर इंसान होता है ना, उतना उसको इन सारी चीजों की सहारा चाहिए बाहर। अब आप परेशान हो, कमजोर हो ना, तो कोई भी आके बोलोगे ये साधना कर दूंगा, ये तंत्र कर दूंगा, ये हवन कर दूंगा, वो हो जाएगा, तो वो इंसान मान लेता है जी, मरता क्या ना करता। बिल्कुल। देखो हमारे देश में ये टेक्नोलॉजी की 500 रुपए में हवन करेगा और लाखों किलोमीटर दूर ग्रह उसकी चाल बदल देगा। बिल्कुल सही कहा। समझो, और समझो अगर ये सच में हम कर रहे होते कि यहाँ बैठे बैठे हम लाखों किलोमीटर दूर जो ग्रह चल रहे उसकी चाल बदल देते, तो क्या दुनिया में सबसे टॉप हम नहीं होते? टॉप पर। बिल्कुल। और हम इतने टॉप पर होते कि सेकंड वाला हमारे दूर दूर तक नजदीक नहीं होता। जितने सोल्यूशन हमारे पास है, जितने लक्ष्मी को खुश करने के तरीके हमारे पास है, जितने सुख समृद्धि के हवन ये प्रोसेस हमारे पास है, जितनी सिद्धियां पाने के प्रोसेस हमारे पास है, उतने दुनिया में किसी के पास है नहीं है। लेकिन फिर भी इतनी गरीबी है, इतनी परेशानी है, इतना क्राइम है, इतना करप्शन है। अब समझो, तो फिर ये क्या होता है? ये जादू तंत्र मंत्र की बात करते हैं, अगर ये सच में ये सब कर रहे होते हैं तो सरकार को डिफेंस पे इतना खर्चा करने की कोई जरूरत है? बिल्कुल। बॉर्डर पे इन तंत्र मंत्र वालों को बैठा दो, पाकिस्तान की सेना ही ध्वस्त कर देंगे, साला टंटा ही खत्म हमेशा के लिए। बट अगेन आप कितना भी समझाने जाओ, अंदर से लोग कमजोर हैं। बिल्कुल। और वो कमजोर है, परेशान है, तो उनको कोई भी आके लूट लेता। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि तंत्र मंत्र के चक्कर में क्या नुकसान उस दुनिया में ये देश झेल रहा है और लोग झेल रहे हैं। मेरे पास गुजरात से मेरी एक कम्युनिटी, मैं गुजरात से हूँ, मेरी कम्युनिटी से कोई इंसान आया था अपने बच्चे को लेकर। अब उसने मुझे फोन किया था 6-7 महीने पहले, लेकिन वो बाद में आया। वो बच्चे को कुछ इश्यू थे साइकोलॉजिकल,
बच्चा उसका होगा कम से कम 16 17 साल का। अब वो उनका इकलौता बेटा था, ठीक है, अच्छी रिच फैमिली थी, बिजनेसमैन थे, और उस बच्चे को इश्यू थे तो उन्होंने गुड़गांव में एक कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर में उसको 3 महीने रखा था। अब जब वो केस आया, सुनना ध्यान से, केस में क्या था, वो बच्चे को थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में उसकी स्कूल चेंज की गई, छोटा था जब जी। अब बच्चों को होता है ना कि एक फ्रेंड्स होते हैं स्कूल में, स्कूल तुरंत शिफ्ट कर दे। तो हुआ क्या कि बच्चों को अच्छा नहीं लगा। जब बच्चे को अच्छा नहीं लगा तो हो गया कुछ कि बच्चों अनईजी फील करने लगा, और अनईजी फील करने लगा तो थोड़ा दिमाग में उसको उल्टे पुल्टे चीजें आने लगी। जैसे उल्टे पुल्टे चीजें आने लगी तो घर का माहौल बचपन से उसने ऐसा ही देखा होगा, बिलीवर, तो उसे लगने लगा कि मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, मुझे कुछ ऐसा हो रहा है। और जैसे ही छोटा मोटा उससे कुछ हुआ, घर वालों को लगा इसको तो कुछ भूत प्रेत या ऊपरी सा है। उन्होंने चक्कर काटना शुरू किए, क्योंकि इकलौता बेटा था, लाडला था, तंत्र मंत्र बाबा के चक्कर काटना शुरू किए। 4 5 6 7 साल तक वो उस बच्चे को लेकर हिंदुस्तान के टॉप तांत्रिक मंत्र के पास जांच के आ चुके। 7 8 साल तक जब उसने अपने बच्चे को ये घुमाते रहा, नॉर्थ मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उस इंसान ने किसी को बख्शा नहीं, किसी को बाकी नहीं रखा कि बच्चे के ऊपर कोई तंत्र मंत्र भूत प्रेत उतर जाए इसका। 7 8 साल घूमने के बाद एक समझदार इंसान उससे मिला। उसने कहा, यार भाई, यार डॉक्टर को भी तो दिखा दे एक बार, हो सकता है कोई मेंटल डिसऑर्डर हो। हाँ बिल्कुल। और जब डॉक्टर को दिखाया, साइकेट्रिस्ट को दिखाया, तो पता चला कि उस बच्चे को ओसीडी है। और इस केस में अनुजी हुआ क्या पता है, जब वो बच्चा छोटा था तो उस समय अगर उसको डायरेक्ट डॉक्टर का ट्रीटमेंट मिल जाता है, सही रास्ता मिल जाता, जो उसका पकड़ में आ जाता है कि मेंटल डिसऑर्डर्स है, तो उस समय बहुत इजीली वो बच्चा उससे बाहर आ सकता था। लेकिन 7 8 साल जब उसके पिताजी उसको जगह जगह घुमाते रहे, उस बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से कन्विंस्ड हो गया कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ भूत प्रेत आत्मा है। अब जब मैं उस बच्चे से मिला, 15 16 साल उम्र हो गई उसकी, 16 17 के आसपास, तो उस बच्चे को तब समझ आ गई कि वो रिहेबिलिटेशन सेंटर रहकर आया 3 महीने जी। तो उसमें 20 to 30% सुधार था। उसको गुस्सा आ जाता था, वो बोलता रहता था, बहुत फास्ट फास्ट बोलता था, गुस्से में माँ बाप पे गुस्सा नहीं करना, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं रहता था उसका गुस्सा। तो उसने बोला, सर मुझे पता चल रहा है कि ये सब मेरे दिमाग का खेल है, कोई भूत प्रेत ऊपरी बाधा नहीं है, मुझे अच्छे से पता है, मैं जानता हूं। लेकिन वो कॉन्शियसली सब जानता है, लेकिन सबकॉन्शियसली अब उसका बिहेवियर कंट्रोल में नहीं है। और उसके पिताजी ने, मैं आपको कहूं तो, मेरे सामने लिटरली रो दिए। तो मैंने उनको कहा, आपको थोड़ी भी अक्ल नहीं कि छोटी छोटी चीज भूत प्रेत क्या होता है? बोले, सर हम स्मॉल टाउन से हैं, वहाँ यही चलता है। बोले, मेरे बच्चों के पीछे लाखों रुपए लगाए, मुझे लाखों रुपए का गम नहीं है, मेरी इकलौती औलाद है, मुझे दुख है, मैंने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। बोले, कोई आज मुझे मंच दे तो मैं ओपनली कहने को तैयार हूँ कि प्लीज बाबाओं के इन मंत्र तंत्र के चक्कर में ना फंसे, इलाज कराने कोई स्पेशलिस्ट के पास जाए। जब कोई लेडी कंसीव करती है, उस समय भी उसका जो माइंड है, क्योंकि आप एक माइंड कोच हैं, अगर कोई लेडी आपके पास आती है और कहती है कि मुझे कुछ अजीब सा फील होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उससे पता चलता है एक स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन क्या जब वो पेट में ही होता है उस समय अगर एक लेडी जो है अपना ट्रीटमेंट करवा ले तो क्या वो बच्चा जो है वो ठीक होगा, एक हेल्दी बेबी आएगा इस दुनिया में? 100%। देखो, प्रेगनेंसी के 5th मंथ से दिमाग शेप लेना शुरू कर देता है। उस समय से बच्चे के माइंड की प्रोग्रामिंग होना शुरू हो जाती है। उस समय से माँ जो फील कर रही होती है, बच्चा वो फील करता है, क्योंकि बच्चा ऑक्सीजन माँ से ले रहा होता है, सारा न्यूट्रिशन माँ के थ्रू ले रहा होता है। तो जो माँ फील कर रही है, जो माँ देख रही है, जो बोल रही है, जो महसूस कर रही है, वो एक्चुअली बच्चे के दिमाग में उतरते जा रहा है। तो आप चाहते हो तो एक हेल्दी बच्चा बना सकते हो, मेंटली हेल्दी बना सकते हो, फिजिकली हेल्दी बना सकते हो, जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। 7 साल की उम्र तक आपके पास वो प्रिविलेज रहता है। अच्छा। क्योंकि 7 इयर्स की एज तक हम सिर्फ सबकॉन्शियसली वर्क करते हैं, कॉन्शियस माइंड हमारे पास नहीं होता। और सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज डाली जाती है वो सच हो जाती है। तो 7 इयर्स की उस प्रेगनेंसी के 5वें महीने से लेकर 7 इयर्स तक बच्चे को जैसे चाहो वैसे प्रोग्राम किया जा सकता है। अब बच्चे को वीक बनाना चाहो वीक बन जाएगा, कमजोर बनाना चाहो कमजोर बन जाएगा, डरपोक बनाना चाहो डरपोक बन जाएगा। उस बच्चे को स्ट्रांग बना दो वो स्ट्रांग बन जाएगा। उस बच्चे को बोल दो कि बारिश में मत भीग, तो 2 मिनट में वो पूरी जिंदगी बारिश में भीगेगा, तो उसको सर्दी जुकाम खांसी होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि बचपन में हमने उससे बोला है बारिश में मत भीग, हाँ। सर्दी जुकाम खांसी हो जाएगी।
अब वही बच्चा पूरे दिन वाटर पार्क में कूद कूद के नहाएगा तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन 2 मिनट बारिश के पानी से सर्दी जुकाम खांसी होगी। क्यों? क्योंकि उस समय उन सजेशन से वो हिप्नोटाइज हो गया उस एज में। अब वो स्लम में रह रहे बच्चों को कुछ नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्हें वो सजेशन नहीं दिए गए। तो एग्जैक्टली उस समय तक अब बच्चे को डरपोक बनाना डरपोक, बहादुर बनाना बहादुर, सब आपकी चॉइस। आप एक माइंड कोच हैं और आपसे जितनी मैंने बात की, आपने हमेशा एक बात कही और हम भी ये चीज़ मानते हैं कि सब कुछ दिमाग का खेल है। जो आप सोचोगे वैसा ही होगा। हम अपने माइंड को, एक इंसान है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कभी हम अच्छा भी सोचते हैं, कभी हम गलत भी सोचते हैं। इसको कंट्रोल कैसे करें ताकि हमारा जो दिमाग है वो सही एक डिसीजन ले, सही डायरेक्शन में जाए? देखो, कंट्रोल करने की एक तरीका हिप्नोसिस। हिप्नोटिज्म अगेन कह रहा हूँ, चाबी है आपके सबकॉन्शियस माइंड की। आपको अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, नींद नहीं आ रही है, और स्ट्रेस ज्यादा होता है बेफजूल का, हाइपर होने लगते हैं, आप एंग्सियस ज्यादा होते हो, कोई चीज का किसी का वेट करना तो 10 मिनट तक कोई इंसान वेट नहीं कर पाता, इधर उधर वॉक कर रहा है, जो नॉर्मल अब बिहेवियर लोगों में आने लगा है। उन सबको काम डाउन करने का तरीका है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस में जाओ, अपने आप को सजेशंस दो। जैसा मैंने कहा कि 7 साल की उम्र तक वो बच्चे हिप्नोसिस के स्टेट में रहते हैं, तो जैसा बनाते हो वैसे बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर के बच्चे, कॉकरोच छिपकली से डर लगता है उनको। क्यों लगता है? क्योंकि उन्हें बचपन से डराया गया, इसलिए कॉकरोच छिपकली से डरते हैं। अब वही गांव, हमने उनको बताया कि डरना है, उनका दिमाग हिप्नोटाइज हो गया, डरना शुरू हो गया। वो गांव में किसान का बच्चा होता है, वो उन कॉकरोच छिपकली से क्या, सांप से भी नहीं डरता, क्योंकि उन्हें डराया नहीं गया। उन्होंने बचपन से देखा कि मम्मी पापा ने सांप उठाकर फेंका है। तो खेल सारा सबकॉन्शियस माइंड का ही है। तो हिप्नोसिस में जाकर हम सबकॉन्शियस माइंड को अगर सजेशन देंगे कि आई डोंट वांट अनवांटेड थॉट, आई वांट माय माइंड टू बी स्टेबल, आई वांट टू हैव अ गुड स्लीप, अगर वहाँ पे स्टेबल जाके देंगे कि आई रिमेन पीसफुल, काम एंड रिलैक्स इन ऑल द सिचुएशन, तो वैसे सजेशन से आपका माइंड हिप्नोटाइज्ड होगा और आप वैसे स्टेट में हमेशा रहोगे अपने कंट्रोल में। तो कभी ऐसा नहीं होता कि एक इंसान है, उसका जो माइंड जो है ना वो बहुत कमज़ोर है, मतलब अगर आप उसको हिप्नोसिस करते भी हैं, ये अपनाते भी हैं थेरेपी, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको ये हार्मफुल भी हो सकती है, उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है ये? नहीं, हिप्नोटिज्म के देखो, एक तो पहले कोई माइंड कमजोर और ताकतवर नहीं होता है, आप कितना यूज करते हो सब उसके ऊपर डिपेंड होता है। कुदरत ने अनलिमिटेड पावर्स दिए और जबरदस्त पावर दी हमारे माइंड में। और जहां तक हिप्नोसिस से नुकसान की बात है, वो पॉसिबल ही नहीं है। हिप्नोसिस से आपके अंदर से पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, कुछ भी नेगेटिव चेंजेस आना इम्पॉसिबल है। दिवाली पर क्या होता है कि लोगों को एक ही डर रहता है कि हम पर कोई कुछ काला जादू ना कर दे। तो क्या कुछ ऐसी टेक्निक, कोई ऐसी थेरेपी है कि लोगों को ये डर ना रहे कि जो ये दिवाली है या जो ये फेस्टिवल आते हैं, इन पर कोई काला जादू ना कर दे? कुछ ऐसी तकनीक है? देखो, अगेन मैं कहूँगा, कोई काला जादू वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता अनुजी। बिकॉज क्या है कि हमारे देश में क्या, हम लोग बिलीवर है, हम हमेशा से बिलीवर रहे हैं। देखो, एक छोटी सी चीज बताऊं, विज्ञान का जहाँ पे जहाँ पे साइंस का मर्डर होता है ना, वहाँ पे ये सारी चीजें ज्यादा पनपती हैं। जिस दिन हम साइंस और टेक्नोलॉजी को इज्जत देने लग जाएंगे, ये चीजें अपने आप कम हो जाएगी। आप समझो कि साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो अंधविश्वास से बाहर आते हैं। अगर ये काला जादू हम कर सकते हैं, तो दुनिया में सारे सबसे ज्यादा काला जादू करने वाले हमारे देश में, क्यों नहीं हम उनको हायर करके हमारे देश को आगे बढ़ाते? भाई, अमेरिका ने हमारे ऊपर इतना टैरिफ लगा दिया, ये सब कर दिया, क्यों ना ट्रम्प के ऊपर कोई काला जादू कर देता है? इस देश में ऑपोजिशन क्यों ना किसी जो पीएम की कुर्सी पर बैठा है वो उसके ऊपर क्यों नहीं काला जादू करवा देता? सत्ता से बड़ी लालच क्या हो सकती है? क्या पॉलिटिशियन से बड़े कॉन्टेक्ट तो किसी को हो नहीं सकते? तो क्यों नहीं करवाते? देखो, इस अंधविश्वास से बाहर आना होगा, लोगों को समझना होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि इस दिन आपको काला जादू, सफेद जादू। और ये लोग बोलते हैं जिनका विल पावर ज्यादा होता है उनको नहीं लगता, तो फिर वो जादू का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। लेकिन आपने सफेद चीज की बात की, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब ये त्योहार आते हैं तो किसी से मिठाई भी नहीं लेते हैं, खासकर सफ़ेद मिठाई कोई भी। वो कहते हैं कि नहीं, इसमें कुछ ना कुछ हो सकता है। और ये भी कहा जाता है कि जो चौराहा है उसे क्रॉस नहीं करना है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और मयंक जी, हम कितना भी लोगों को समझा लें, लेकिन सदियां बीत गई, लोगों के मन में ये अंधविश्वास है, अभी भी है। पढ़े लिखे लोग हों या जो कम पढ़े लिखे लोग हों, वो सब लोग इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं। सब में है, ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं। हम दिल्ली शहर में, हाँ, पढ़े लिखे भी और जो कम पढ़े हैं वो भी करते हैं। दिल्ली शहर में मैं रोज देखता हूँ, मेरे पास केसेस आते हैं जादू तंत्र मंत्र के। केस बिगड़ जाते हैं, फिर बोलते हैं इनको मेंटल डिसऑर्डर्स के ऊपर, उसके ऊपर काम कीजिए। तो ये
है, लेकिन देखो क्या होता है, हम इतिहास में जाए कि आज हम जो मानते हैं, एक जमाने में आज से जब तक इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन नहीं हुआ, जी, ठीक है, तो हमारे देश में माना जाता, जब बिजली कड़कती थी तो क्या माना जाता था कि इंद्रदेव का वॉर हो रहा है किसी हाँ राक्षस के साथ। एक्चुअली लोग ये बिलीव करते थे। फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को, उस बिजली को हमने वायर में डाल के लाइट्स लगाई तो लोगों को लगा अच्छा कोई वॉर नहीं हो रहा, नेचुरल फिनोमिनन है। जब बारिश नहीं होती थी तो लोगों को लगता था कि देवता नाराज हो गए, लोग जानवरों की बलि देते थे। हाँ जी। इवन नर बलि देते थे, और कई सारी जगहों पर बहुत गंदे गंदे काम, देव, वो क्या बोलते हैं, देवदासी जो प्रथा होती थी वो चलती थी, आज भी कई जगह चलती है। तो जब साइंस डेवलप हुई तो हमें पता चला कि भैया कोई देवता नाराज नहीं है, ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है कि जिसकी वजह से बारिश होती है और जिसकी वजह से बारिश नहीं होती। कई कंट्रीज में छोटी छोटी बच्चियों को बलि दी जाती थी कि ताकि बारिश हो जाए या देवता खुश हो जाए। तो ये सारा चला आ रहा हमारे हजारों सालों से प्रॉब्लम। अब और पिछले कुछ सालों में हम देखें तो 7-8-9 सालों में तो ये जो हमें और बेटर होना चाहिए था साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर, हमें इन चीजों से और ऊपर आना चाहिए था, लेकिन और लोग सोशल मीडिया के थ्रू और ज्यादा इसमें धंसते चले जा रहे हैं। मैं आपको बोलूं, अलग अलग तरह के हवन और अनुष्ठान आ गए। मैं आपको बताता, कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि अप्सरा साधना। अच्छा, कि आपको एक अच्छी लड़की चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, बीवी चाहिए, तो अप्सरा साधना करो। तो ब्यूटीफुल लड़की मिलेगी। अभी मैं देख रहा था कि माता है कि जिसमें उन्होंने नए नए सिस्टम निकाल दिए कि मिर्ची की हवन कर रहे हैं, साबुत लाल मिर्च का हवन कर रहे हैं। बताओ। अच्छा, मतलब हमने अपना लॉजिक पूरी तरह से, लॉजिक का मर्डर कर दिया है। लाल मिर्ची का हवन, कपड़े बांधकर हवन करके कौन सी माता खुश होगी और कैसे खुश होगी? ये हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। मतलब अंधविश्वास को रिलीजन से जोड़कर पूरी तरीके से हम बेहुदगी कर रहे हैं, और उसी का कारण गरीबी है। देखो, गरीबी साइंस और टेक्नोलॉजी से ही जाएगी, गरीबी धर्म से नहीं जा सकती। धर्म से अगर गरीबी जानी होती है, सबसे गरीबी जानी होती है, होम हवन से हमें सब कुछ मिलना होता तो हमें कब का मिल चुका होता। हम ये सब करते हैं। हम दुनिया में एक ऐसे लोग हैं जो बगैर मुहूर्त के एक मोबाइल तक नहीं खरीदते। हाँ जी। इतना शुभ अशुभ का हमारे अंदर इतना कुछ ज्यादा ये चीजें डाल रखी है। और जिस देशों में जो लोग शुभ अशुभ नहीं मानते, जो मुहूर्त नहीं मानते, जो राइट टाइम पे अपना एक्शन और डिसीजन लेके काम करते हैं, आज वो हमसे कहीं आगे है। तो ये प्रूफ करता है कहीं ना कहीं कि दे आर राइट, और हम कहीं ना कहीं अंधविश्वास और गलत बातों में जुड़े हुए हैं। और उसको, दुख की बात यह है कि उसको धर्म का चोला पहनाकर हमें बेचा जाता है। वो बहुत बुरी चीज है, और ये बहुत स्मार्ट मूव है उन लोगों का कि धर्म का चोला पहना दो ताकि कोई सवाल ना करे। सो ये काला जादू वगैरह से लोगों को बाहर आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा होता तो अगेन दिमाग लगाओ कि हम आज दुनिया में कौन सी जगह पर होते। मैंने देखा है कि आप स्टेज शो करते हैं और वहां पर लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं। तो क्या इससे लोगों के मन में एक गलत धारणा नहीं पैदा होती है? नहीं, देखो, मैं स्टेज शोज कॉर्पोरेट्स में करता हूँ। मैंने कई सारे न्यूज़ चैनल्स पे किए हैं, न्यूज़ नेशन जैसे हो गया, टाइम्स नाउ पे हो गया, तो वहाँ पे मैंने शोज किए हैं। तो जब कॉर्पोरेट्स में करता हूँ, वो तो एक एंटरटेनमेंट शो होता है, तो लोग जानते हैं मैं उन्हें हिप्नोटाइज करने वाला हूँ। अच्छा। तो वो उसमें कोई गलत धारणा नहीं होती। मैंने कई सारे न्यूज़ चैनल्स पे शोज किए, तो वहाँ पे मैंने एक्चुअली शोज किए हैं, कई सारे बाबाओं के चमत्कार को एक्सपोज किया है। अच्छा। हाँ जी। तो क्योंकि वो जो चमत्कार दिखाते थे लोगों के सामने, वो मैंने टीवी पे करके दिखाया कि चमत्कार नहीं है, सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। तो उससे कोई गलत धारणा नहीं जाती। प्रॉब्लम क्या है इंडिया में कि साइकोलॉजी इंडिया में डेवलप ही नहीं हुई। साइकोलॉजी पे इंडिया में काम ही नहीं हुआ। ऐसी कोई भी ग्राउंड ब्रेकिंग थीसिस, थ्योरी हमने साइकोलॉजी में एक भी नहीं दी हिंदुस्तान के 2,500-4 हजार साल के इतिहास में। साइकोलॉजी पूरी की पूरी वेस्ट से आई है। सब बड़े नाम, सिगमंड फ्राइड, कार्ल यंग, मिल्टन एरिक्सन, ये सब के सब वेस्ट से थे जी। तो इस वजह से अंधविश्वास ज्यादा यहाँ फैला। तो हिप्नोटाइज के दौरान किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध मजबूर करके कुछ करवाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे कराया जा सकता तो 18 साल हो गए मुझे हिप्नोटिज्म करते हुए। तो आज मोदी जी की जगह क्या पीएम मैं नहीं होता अगर विरुद्ध करा सकता था। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आगे नियमित है। हिप्नोसिस में बस सिंपली हम लोग किसी इंसान को हिप्नोटाइज करते हैं, वो अपनी मर्जी से हिप्नोटाइज होता है, और उस समय उसके माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं, रीचैनलाइज करते हैं। यानी हम हिप्नोसिस में, आपको कहूँ कि हम डिप्रेशन से लेके कैंसर तक का इलाज हिप्नोसिस से कर सकते हैं। हिप्नोसिस से कैंसर ठीक हो सकता है, ये कैसे? और आपने एक बात और कही कि इससे आपका तनाव जो भी है आपके मन में, क्योंकि तनाव से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं,
तो इससे कैंसर और तनाव ये कैसे दूर हो सकता है? देखो अनु जी, हमारी 90% डिजीज तो साइकोसोमेटिक होती है, जो मेडिकली प्रूफ हो चुकी है, यानी माइंड से पैदा होती है, जिसका बॉडी से कोई लेना देना नहीं होता। माइंड एक्सेप्ट कर लेती है, इसलिए बॉडी में आ गई। इवन कैंसर के भी 40% केसेस में, और स्पेशली ब्लड ब्लड कैंसर के 40 मोस्टली केसेस में डिजीज साइकोसोमेटिक पाई जाती है, यानी माइंड ने मान लिया इसलिए बॉडी में ही, वरना होती ही नहीं। तो हमारा माइंड हमारे बॉडी में कैंसर भी पैदा कर सकता है, और हमारा माइंड हमारे बॉडी में कैंसर को हील भी कर सकता है। अमेरिका में एक सैम नाम का इंसान था, जिसके हाथ में एक बार हॉस्पिटल में गलत रिपोर्ट चली गई कि उसे लीवर कैंसर है, क्योंकि हॉस्पिटल में 2 सैम नाम के इंसान थे और दोनों की रिपोर्ट अदला बदली हो गई। और वो सैम को जब पता चली कि उस रिपोर्ट मिली कि उसे लीवर कैंसर है, तो कुछ ही दिन में हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई, क्योंकि उस रिपोर्ट से वो हिप्नोटाइज्ड हो गया कि मुझे लीवर कैंसर है। राइट। अब वो जब हिप्नोटाइज हो, और जब उसकी वाइफ जब बॉडी डिस्पैच करते हॉस्पिटल से निकालने में, तो बहुत पेपर वर्क लगता है। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस डॉक्टर्स को पता चला कि एक्चुअली इस सैम को तो लीवर में मामूली सा इन्फेक्शन था, और कैंसर तो किसी और सैम को था। लेकिन इस सैम को पता चला, दिमाग में पता चला कि मुझे कैंसर है, तो बॉडी में कैंसर के वो सारे सिम्टम्स आने लग गए। रीजन ये, वॉट एवर माइंड एक्सेप्ट्स बॉडी फॉलोज दैट। माइंड जो भी मानता है, बॉडी उसे निभाती है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि कनाडा में एक रिसर्च हुई। 52 लोग थे जिनको कमर दर्द था, अलग अलग जगह पर थे। उनमें से 2 कैटेगरी में लोगों को बांटा गया, ए एंड बी। अब ए कैटेगरी के जो लोग थे, उनको डॉक्टर्स ने कमर दर्द की दवा दी, जिसमें 26 लोग थे। दूसरे 26 लोगों को डॉक्टर्स ने दवा दी, ये कहकर के कमर दर्द की दवा है, लेकिन दवा किसी और चीज की थी। अब क्योंकि डॉक्टर्स एक ऑथेंटिक सोर्स होते हैं, तो ऑथेंटिक सोर्स से जब भी कोई इंफॉर्मेशन आती है, तो वो सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। जैसे सैम के साथ हुआ, रिपोर्ट देख करके डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि मुझे कैंसर है, और जब दोनों का रिपोर्ट इकट्ठा किया गया कि जिनको कमर दर्द, दोनों ग्रुप में कमर दर्द में रिलीफ कितना मिला किसको, तो आपको जानकर हैरानी होगी, ए और बी ग्रुप के ऑलमोस्ट रिजल्ट इक्वली आए, इक्वल रिलीफ मिला कमर दर्द में, क्योंकि उनके दिमाग ने मान लिया कि मेरी कमर दर्द की दवा मुझे रिलीफ मिलेगा। और इस इफेक्ट को मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है प्लेसिबो इफेक्ट। व्हाटएवर माइंड एक्सेप्ट्स बॉडी फॉलोज दैट। तो हमारा माइंड कैंसर पैदा भी कर सकता है, हमारा माइंड कैंसर हटा भी सकता है। हमारा माइंड ही हमें पैरालिसिस अटैक दे सकता है, स्ट्रोक दे सकता है, और हमारा माइंड ही हमें वापस ठीक कर सकता है। और एक चीज ध्यान रखिए, हमारी 90% डिजीज साइकोसोमेटिक है, यानी 90% डिजीज के ओरिजिन माइंड है। और जिस डिजीज का ओरिजिन माइंड है, आप उसको बॉडी से क्योर नहीं कर सकते, और जिस डिजीज का ओरिजिन बॉडी है, आप उसको माइंड से क्योर नहीं कर सकते। लेकिन जब हमें इस तरह की अपनी किसी प्रॉब्लम का पता चलता है कि हम लोगों को ये हेल्थ इश्यूज है, तो हमारे माइंड में सिर्फ यही आता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना है, अपना ट्रीटमेंट करवाना है। हमारे माइंड में उस समय ये नहीं आता है कि हम इतनी सारी थेरेपीज है, अगर उन थेरेपीज को अपनी लाइफ में लेते हैं और अपने माइंड को जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो थेरेपी भी काम करेगी और मेडिसिन भी काम करेगी। तब देखो बिल्कुल सही बात है, यहाँ मैं डॉक्टर्स की भी, मेडिकल साइंस की भी रिस्पेक्ट करता हूँ। मेडिसिन का अपना एक रिसर्च है, साइंस है, लेकिन समझो कि मेडिसिन कहीं ना कहीं आपके बॉडी पे काम करती है, और बीमारी यहाँ है तो कभी ठीक नहीं हो सकता। तो कंप्लीट क्योर होने के लिए आपको अपने माइंड से क्योर होना ही पड़ेगा, अपने माइंड को यूज करना ही पड़ेगा। वरना आज की तारीख में आप देख रहे होंगे कि हर जगह लोगों को जैसे दवाई लगती है, उनके 2-3 साल में एक दो दवाई और ऐड होती जाती है, ठीक नहीं हो रहे, क्योंकि बीमारियां यहाँ काम कर रहे हो बॉडी पर, तो वो कुछ टाइम के लिए कंट्रोल होती है, लेकिन क्योर नहीं होती। तो आप हिप्नोसिस आपको हेल्प करता है आपके माइंड से अपने आप को हील करने में। ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे हैं, 3 बजते उनको ऐसा लगता है सरदर्द शुरू हो जाता है अगर उनको चाय ना मिले। वो ऐसे कहते हैं कि अगर मैंने चाय नहीं पी 3 बजे के बाद, तो मेरा जो है ना सर में बहुत तेज दर्द होता है। और सच में उन लोगों को इतना हेडेक हो जाता है कि उनकी आंखें लाल हो जाती है। उन्होंने अपने माइंड में ये सेट कर रखा है कि मुझे चाय पीनी है तभी ये ठीक होगा। तो इसको कैसे ठीक किया जाए? देखो एक कंडीशनिंग है कुल मिला के, कंडीशनिंग भी उन्होंने ही की है बोल बोल के। आप ऐसे स्वभाव उन लोगों में पाओगे क्योंकि उन्होंने अपने बड़ों को इस टाइप के कुछ करते हुए देखा होता है। मुझे तो 8 बजे खाना चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मेरी गैस बन जाती है, नहीं तो मेरे ये हो जाती है, नहीं तो मेरे वो हो जाती है।
तो अगर उन्होंने अपने बड़ों को ये सब करते हुए देखा होता है ना, तो एक्चुअली वो हैबिट हमें पड़ जाती है, जो घर में बड़े ऐसा करते हैं तो। और ये सारा हिप्नोसिस इफेक्ट है, वो सेल्फ हिप्नोसिस कर रहे हैं और वो सजेशन दे रहे हैं अपने आप को, और वो सच होते जा रहा है। दिस इज प्योरली सेल्फ हिप्नोसिस। आप बिलीव नहीं करोगे, एक कंट्री की जो एवरेज एज है ना पूरे जीने की, वो पूरा सेल्फ हिप्नोसिस का होता है। ये पूरे सेल्फ हिप्नोसिस सजेशन है। अच्छा। हम जब सुनने लग जाते हैं अभी 50 साल, अब देखो ना इंडिया में जैसे 40-45 का आदमी होता है, उसके बाद देखो कुछ नई एक्टिविटी नहीं करता, डांस नहीं सीखता, कुछ स्पोर्ट्स नहीं करता, किताब नहीं पढ़ता। अब देखो कि बुढ़ापा, इंडिया में बुढ़ापा बहुत जल्दी आता है। अब बनिस्पत आप जाओगे, मैं बाहर जाता हूँ, कई कंट्रीज में बाहर जाता हूँ, बीचेस पे जाता हूँ, आई फाइंड कि यंग लड़के ही नहीं, इवन ओल्ड एज के 70-75 ईयर्स के लोग नई किताब लेके पढ़ रहे होते हैं, कुछ नया नॉलेज ले रहे होते हैं, कुछ नई एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो वो उनको जिंदा रखता है, उनको एक्टिव रखता है, एनर्जेटिक रखता है। और हम कहते हैं अब 40-50 के तो हमारी उम्र हो गई, अब तो हमारे यहाँ बुढ़ापा आ गया है, अब क्या ही है। और हम देखते कि वैसा हम बोलते हैं और वैसा इफेक्ट हमारे पर आने लगता है, हमारी बॉडी में भी वही चेंजेस आने लगते हैं। और अब देखो 40-45-50 के बाद 2-4 दवाई हमारे रूटीन में लग जाती है। जैसा आपने कहा ठीक करने का तरीका, तो देखो ठीक करने का एक तरीका, आपने हिप्नोटिज्म किया अपने आप को, सेल्फ हिप्नोटिज्म। अब उसी को रिवर्स सजेशन आपको डालना है, या तो फिर आप किसी हिप्नोटिस्ट की मदद लो जो आपको ब्रेक करे मेंटल कंडीशनिंग। ये सिर्फ मेंटल कंडीशनिंग है। 3 बजते ही आपका सर दुखना हो, ऐसा कोई नियम नहीं है नेचर का कि चाय से, अगर आपका सर दुखता है चाय से, ठीक है, और मेरा नहीं दुखता चाय ना मिलने पर 3 बजे, तो नेचर का ऐसा कोई लॉ नहीं है। वो सिर्फ आपके दिमाग ने अपना लॉ बना रखा है जी। तो मतलब वो आपको अपनी कंडीशनिंग चेंज करनी होगी। आपने जैसे कहा कि सिर्फ मेडिसिन से आप ठीक नहीं हो सकते हैं, आपको और तरह की थेरेपीज भी लेनी होंगी, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो यहाँ मैं लाइव आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से अपने माइंड को जो है हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा हमारा जो माइंड है वो स्टक रहता है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखो हमारा माइंड इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल हीलर है। जैसा हमने जाना कि 90% डिजीज का जनक हमारा माइंड है, तो जो पैदा करता है माइंड, वही उसे माइंड ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो चलिए ऑडियंस के लिए मैं उनको बहुत सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ, इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति जी। देखो हम हमारा माइंड रियलिटी और कल्पना में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। कल्पनाओं के थ्रू जो दे देता है हम उसे मान लेते। आज आप, मैं, इस दुनिया में जो 800 करोड़ लोग हैं, उनकी जो भी आइडेंटिटी और पर्सनालिटी है वो एक्चुअली उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक इमेज के फॉर्म में पड़ा हुआ है और वो वैसे है। तो अगर हम अपने माइंड की इमेजेस को बदल दें तो एक्चुअली हम अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं, बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। अब आपको हेल्दी होना है तो बस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक एन इमेज कि आपको, आप हेल्दी है, और जैसा आप इमेज बनाएंगे बॉडी वो सारे चेंजेस आपके अंदर करने लगेगी। देखिए जब हम कोई इमेज बिल्ड करते हैं, कुछ सोचते हैं, ठीक है, तो हमारा ब्रेन में जो न्यूरोलॉजी होती है वो न्यूरोलॉजी उसी वे में काम करना शुरू करती है। अगर हम जैसी पॉजिटिव इमेज बनाएंगे तो उस टाइप का केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होने लग जाएगा, सिक्रेशन होने लग जाएगा और बॉडी उस तरह फील करने लग जाएगी। तो अगर आपको हेल्दी रहना, हील्ड होना है, तो आपको क्या करना है, सुबह उठे, फ्रेश वगैरह हो, ब्रश वगैरह करें, नाश्ता करने के पहले सिर्फ 5 मिनट आपको क्या करना, आपको एक इमेज बनानी है कि आपकी पूरी बॉडी बहुत ज्यादा फिट और हेल्दी है। ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं आपको डायबिटीज है, कोई बात नहीं आपको कैंसर है, इट्स ओके, वो जो है सो रहने दो। ठीक है। लेकिन आप बार बार ये इमेज बिल्ड बनाएंगे डेली 5 मिनट के लिए कि आपकी बॉडी टॉप वर्किंग कंडीशन में फिट और हेल्दी है, अच्छे से काम कर रही है, पूरी एनर्जी के साथ आप काम करते हो दिन भर, आप थकते नहीं हो, आपकी बॉडी फिटनेस है, बगैर दवाई के आप काम करते हो, और जैसी आप बॉडी देखना चाहते हो एक मूवी की तरह 5 मिनट तक अपने आप को डेली देखिए। 21 दिन तक जब अगर आप ये लगातार करते हो तो आप पाएंगे कि आपकी बॉडी में वो सारे चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे जो इमेजेस आपने अपने दिमाग में बनाई है, जिससे थ्रू आप अपने आप को बस हील्ड बॉडी बताओ, माइंड को जो दिखाओगे माइंड वैसी बॉडी आपकी बना देगा। स्टार्टिंग में आपने एक बात कही थी कि नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप नींद पूरी लेते हैं तो पूरा दिन आप एक्टिव रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको नींद आती ही नहीं है, वो बेड पर करवटें बदलते रहते हैं। इसके लिए वो क्या करें, किस तरह से अपने आप को हिप्नोटाइज करें? देखो नींद लेने के मैं कुछ निंजा तरीके बताता हूँ, 3 निंजा तरीके बताता हूँ, और वो इतने पावरफुल है, दुनिया में ना फार्मा इंडस्ट्री वाले सुनेंगे तो मुझे गाली देंगे जी। क्योंकि ये ऐसी टेक्निक्स है कि आपको हर हाल में नींद आएगी। अब नींद लेने का देखो सबसे पहले एक तरीका बताता हूँ कि आपका मोबाइल
लोग बोलते हैं कि नींद, मोबाइल ने आपकी नींद उड़ा रखी है, लेकिन वही मोबाइल आपको सुला भी सकता है। अच्छा, कैसे? कैसे? पहला टेक्निक नींद लाने का, हम्म, कि लोग रात को रील्स देखते, स्क्रॉल करते रहते हैं, आंखों में लाइट पड़ती रहती है, तो दिमाग को मैसेज ही नहीं जाता है कि नाइट हो गई है, उन्हें लगता है डे है, तो आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिव हो जाता है। हम्म, तो अब उसका रास्ता क्या है कि मोबाइल को कैसे यूज करें सोने के लिए। हम्म। एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ कि मान लो रात को जब हम सोते हैं तो हमारे थॉट्स बहुत चलते हैं, मेनली स्ट्रेस, आज दिन भर के थॉट्स या कोई स्ट्रेस फ्यूचर के थॉट्स आते रहेंगे। हम्म, तो कॉन्शियस लेवल पे बहुत सारे थॉट आते रहते हैं, हम्म, वो हमें सोने नहीं देते। हम्म, नेचुरली तो हमें नींद आनी है, वो नींद आना एक नेचुरल प्रोसेस है। जी, आप जितना सोने की कोशिश करते हो उतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है सोना। हम्म, आप सोने की कोशिश करोगे तो आप कभी भी सो नहीं पाओगे। राइट? होता क्या है, लोगों को बहुत सारे थॉट्स आते हैं, ठीक है, और थॉट्स आने के बाद क्या होता है, वो लोग थॉट से लड़ते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। सोने की कोशिश में अब क्या होता है, थॉट से लड़ते हैं कि थॉट ना आए, तो जितना लड़ते हैं उतने ज्यादा थॉट्स बढ़ते जाते हैं। अब रात के 1 बजते, 2 बजते, 3 बजते, 4 बजे तक वो लड़ते रहते हैं, नींद नहीं आती। अब जैसे 4 बजे तक वो नींद लेने की कोशिश करते हैं, वो कोशिश करते करते वो सारी थॉट से एनर्जी लड़ते रहते हैं, और एक मोमेंट पे उनकी एनर्जी पूरी खत्म हो जाती है लड़ने के लिए। तो जैसे वो मोमेंट पे एनर्जी खत्म हो जाती है लड़ने के लिए, उनकी कोशिश बंद हो जाती है सोने के लिए। जैसी कोशिश बंद होती है सोने के लिए, वो अपने आप नींद आ जाती है, बिकॉज सोना एक नेचुरल प्रोसेस है। तो 3 निंजा टेक्निक नींद लेने के लिए। पहली टेक्निक, मोबाइल को, आप कोई भी नॉलेज सुनना, हर एक को कुछ ना कुछ पसंद है। मान लो कुछ पॉडकास्ट सुनना किसी रिलीजियस गुरु या स्पिरिचुअल गुरु के कुछ लेक्चर सुनना पसंद है। मैं तो कहूंगा ओशो, रजनीश के कुछ भी रैंडम चीजें सुनो, उनकी आवाज ही इतनी हिप्नोटिक है, आपको रिलैक्स करती है। तो आप उन मोबाइल्स को अपने पास में लगाकर उस नॉलेज को ऑन कर दें और उसको सुने नॉलेज को। अभी सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, मैं इसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। क्योंकि हमारे कॉन्शियस माइंड विचारों का ओवरलोडिंग हो जाता है, इस कारण से हम सो नहीं पाते, और बॉडी तो थकी हुई है पूरे दिन की, हाँ जी, माइंड भी थका हुआ, सोना चाहते हैं लेकिन वो सोने देते नहीं है थॉट्स। तो जब आप कोई नॉलेज सुनोगे जो आपको पसंद है, तो आपका कॉन्शियस माइंड वहां बिजी हो जाएगा और वो अनवांटेड थॉट से लड़ाई बंद हो जाएगी। जैसे वो अनवांटेड थॉट से लड़ाई बंद होगी, क्योंकि बॉडी थकी हुई है दिन भर काम करके, सोने का टाइम भी हो गया है, हाँ जी, तो थोड़ी देर में आपको अपने आप नींद आना शुरू हो जाएगी। अंडरस्टैंड दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्योंकि आप थके हुए तो नींद आएगी, माइंड आपको वहां पे सोने की कोशिश नहीं करनी। अगेन सुनो, वहां पे क्या करना है, सिर्फ उस नॉलेज पे ध्यान लगाना है, सुनते जाइए। बॉडी का नेचुरल प्रोसेस, बॉडी को पता है अब सोना है। आपके थॉट्स अगर नहीं परेशान किए तो अब सो जाएंगे। और अब सेकंड निंजा टेक्निक बताता हूँ सोने की। देखो, हमारा ब्रेन जो है ना, बहुत ज्यादा थॉट्स चलते रहते हैं, उसी वजह से सो नहीं पाते। तो आपको करना क्या है, अगर नींद लेने की कोशिश नहीं करनी, जब आप सो रहे हो तो आप अपने ध्यान जो है, थॉट्स आ रहे हैं आने दो, उनसे लड़ो मत। उनसे लड़ोगे तो उलझ जाओगे और वो थॉट्स और मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अपना पूरा ध्यान कहाँ पे लाना है, शरीर के ऊपर लाना है, बॉडी के अलग अलग पार्ट पे लेकर आओ। ठीक है। जैसे मान लो काव्स मसल्स पे लाए, फिर पाँव के तलवों पर लाए, पाँव की अंगुलियां अंगूठे पर लाए, फिर थाइज मसल्स, चेस्ट मसल्स, स्टमक मसल्स, बैक। अब पूरे शरीर के एक एक हिस्से पे अपना ध्यान लेते जाइए। थॉट्स आ रहे आने दो, जाते जाने दो। जब हमारा ध्यान हम हमारे शरीर के हिस्सों पर लाते हैं तो एक्चुअली एक तो डिस्ट्रक्शन से हमारा ध्यान हट जाता है और धीरे धीरे वो थॉट्स कम होना शुरू हो जाते हैं। और जब हम शरीर पे ध्यान लेके आते हैं एक्चुअली, तो शरीर के वो पार्ट्स रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। अगेन याद रखें, फिर से थॉट्स आ जाए, अगर हम थॉट्स में उलझ जाओ, फिर से ध्यान शरीर पर लाओ। इट्स अ प्रैक्टिस। थॉट्स के ऊपर काम कर करके उसको साइकिल में लाने की प्रैक्टिस आपने की थी, इसलिए वो ऑटो पायलट मोड पे चले गए। हाँ जी, आप इससे प्रैक्टिस करो बार बार। थॉट्स में उलझे फिर शरीर पे ध्यान लाओ, थॉट्स पे उलझे फिर शरीर पे ध्यान लाओ। तो होता क्या है पता है, कि जब आप बार बार शरीर पे ध्यान लाएंगे, बॉडी के पार्ट्स रिलैक्स होंगे और ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में आप स्लीप में चले जाओगे जी। हो सकता है पहले 1-2 दिन आपको डिफिकल्टी आए, लेकिन 2-5 दिन 7 दिन जब लगातार आप ये करोगे, 7-8-10 दिन, तो आपका ब्रेन ट्रेंड होना शुरू हो जाएगा कि आप शरीर पे ध्यान इसलिए ला रहे हो क्योंकि आपको सोना है। तो जैसे आप शरीर पे ध्यान लाओगे बेड पे ले जाकर, 10-12 दिन के प्रोसेस में इमीडिएटली आप नींद में चले जाओगे। ठीक है, ये हमारी न्यूरोलॉजी का स्वभाव है जी। और तीसरी टेक्निक जो मैं बता रहा हूं, आपको कितनी भी बड़ी बीमारी हो नींद की,
ये बीमारी से आप नींद की बीमारी से पूरी तरह से हट जाएगी। आपको क्या करना है, सोते समय आपको इमेजिन करना है कि एक व्हाइट बोर्ड है। अच्छा। ठीक है, उस व्हाइट बोर्ड के नीचे एक स्केच पेन और एक डस्टर है। अब उस स्केच पेन से एक राउंड बनाना है, सर्कल बनाना है। ठीक है, एक सर्कल बनाकर उसमें लिखना है 100। ठीक है, फिर डस्टर उठाना है और 100 को रब करना है, और फिर वापस स्केच पेन उठाकर क्या लिखना है, 99। फिर डस्टर उठाना है, फिर रब करना है, और फिर वापस लिखना है 98। और कुछ इस तरह से रिवर्स लिखते जाना है। अब मैं इसका रीजन बताता हूँ। जब आप ये करेंगे, अब इसमें भी ये हो सकता है कि बीच में आपका ध्यान कहीं भटके। हाँ। भटक गया, कोई बात नहीं, फिर से 100 से शुरुआत करो, कोई इशू नहीं है। ध्यान भटकेगा बिकॉज आपने कई हफ्तों सालों तक प्रैक्टिस करी है उन विचारों को ऑटो पायलट मोड पे लाने की। तो अब ये थोड़ा दिन तो लगेगा, कोई नहीं, ध्यान भटके तो 100 से शुरू करो। फिर कुछ दिन में क्या होगा पता, हो सकता है शुरुआत में आप 60 तक 50 तक लिख लो, 40 तक भी लिख लो, 30 तक भी लिख लो। कई लोग हो सकता है मान लो 0 तक भी चले जाए जी, तो वापस 100 से शुरू करो। लेकिन कुछ दिनों में जैसे मान लो मैक्सिमम लोग 70-60 तक सो जाते हैं। अच्छा। या स्टार्टिंग में ऐसा होगा 60-50 तक सो सकते हैं। तो धीरे धीरे फिर क्या होगा, जब आप रोज ये करोगे तो ऐसे काउंट करते करते आप 80 तक सोना शुरू करोगे, 85 तक सोना शुरू करोगे। और 10-15-20 दिन जब लगातार ये करोगे तो क्या होगा कि हमारे ब्रेन की न्यूरोलॉजी कैसे काम करती है। मान लो आप जैसे बेड पे गए, ये प्रोसेस शुरू किया, हाँ। और 15-20 दिनों से प्रोसेस चल रहा है कि इसके बाद नींद आ जाती है। तो जैसे ही आप बेड पे जाओगे, प्रोसेस शुरू करोगे 20-25 दिन बाद में जब कंटिन्यू करोगे तो होगा क्या कि जैसे बोर्ड के बारे में सोचोगे और इमेजिन करोगे तो न्यूरोलॉजी को लगेगा अच्छा अभी 100 लिखेगा, फिर मिटाएगा, फिर 99 लिखेगा, फिर मिटाएगा। यार ये तो बड़ा बोरिंग प्रोसेस है, एक काम कर, बोरिंग अभी सो जा इतना बोर नहीं होना। तो एक्चुअली हमारा ब्रेन उसी समय सो जाएगा। तो कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि आप सोचोगे कि प्रोसेस करना है और आप नींद में चले जाओगे। तो ये 3 टेक्निक लाखों करोड़ों रुपए बचा सकती है। और नींद की मेडिसिन पिल्स बहुत डेंजरस होती है। ये 3 चीजें अपनाओ, आप अपने आप सो पाओगे। आजकल हम देखते हैं कि लोग जो है टेंशन्स बहुत लेते हैं, रिलेशनशिप में, बिजनेस में, फैमिली में, बच्चों में बहुत ज़्यादा टेंशन्स है, और ऐसे में उनका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो अपने उस माइंड को नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे करें? देखो, नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव माइंडसेट कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी एक टेक्निक बताता हूँ, बहुत पावरफुल है जी। बहुत सिंपल है बट बहुत पावरफुल है। क्योंकि आज की तारीख में इतना स्ट्रेस, इतना एम्बिशंस है, तो रिलेशनशिप खराब है, तो लोग बड़े होते होते, ग्रो होते होते माइंडसेट पूरा नेगेटिव हो जाता है। हर चीज को गलत तरीके से ही देखते हैं, नेगेटिवली देखते हैं। इसको पॉजिटिव करने का एक तरीका है, जब आप रात को सोने जाओ जी, तो एक नोटबुक अपने लिए रखो, नोटबुक और पेन स्पेशल होना चाहिए आपके लिए। अब आप उसमें 5 ऐसी चीज लिखो रोज रात को जो आज आपके साथ अच्छी हुई। ठीक है। अब हो सकता है मान लो आज आपके साथ कोई 5 चीज अच्छी नहीं हुई, मान लो आपकी किस्मत बहुत ही खराब है और आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ। कल तो अच्छा हुआ होगा, परसों अच्छा हुआ होगा, जिंदगी में कभी अच्छा हुआ होगा। रोज 5 चीजें ऐसी लिखो, छोटी से छोटी चीज हो सकता है आप भागते गए और लेट हो रहा था और पहली बार आपको मेट्रो को गेट खुला मिल गया, भागते भागते एस्केलेटर में ऊपर गए और मेट्रो का गेट आपको खुला मिल गया और आप जल्दी पहुंच गए उसकी वजह से कहीं पर, तो वो भी याद कर सकते। ठीक है। 5 चीजें वैसे लिखो और 5 चीजें वैसे लिखकर उसके लिए थैंकफुल होके, ग्रेटफुल होके सो जाओ। अब होगा क्या पता है, देखो रोज हम नेगेटिविटी में घिरे रहते हैं, तो चारों तरफ नेगेटिव माइंडसेट रहता है, उसको हम देखते हैं, तो वही हम सोचते हैं, वही महसूस करते हैं, और फिर हम ऑटो पायलट मोड पे पूरी दुनिया को और जिंदगी को वैसे ही देखते हैं। लेकिन जब आप रात को ये करोगे डेली, तो डेली आपको सोते समय पॉजिटिव देखने की आदत होगी कि दिन का जो अंत हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है। और हम वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। सब भला। अब जब अंत को आप अच्छा पॉजिटिव देखेंगे ना और ग्रेटफुल होंगे, तो आप पाएंगे कि आपका माइंड की न्यूरोलॉजी में मैसेज जाते जाएगा, वह आज का दिन अच्छा है, आज का दिन अच्छा गया, आज का दिन अच्छा गया। तो एक्चुअली दिन वही, लोग वही, लेकिन आपका जो माइंडसेट है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव वे में बदल जाएगा। बहुत सिंपल पर बहुत पावरफुल। मयंक जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आप विदस में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मयंक जी। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार जी। तो आज हमने मयंक जी से जाना कि अगर आपके जीवन में इस समय जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो अच्छा है या चाहे वो बुरा है, वो सब सिर्फ आपके मन का खेल है। अगर आप अपने मन को कंट्रोल में रख लेते हैं, अपने वश में कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि मेरे साथ सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा, तो वाकई यकीन मानिए
आपके साथ अच्छा ही होगा। क्योंकि आज मयंक जी ने हमें बहुत कुछ बताया, बहुत सारे डाउट्स थे हमारे मन में और वो सारे डाउट्स उन्होंने हमारे क्लियर किए। हमें बताया है कि हमारी लाइफ में अगर हेल्थ से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो हिप्नोसिस के थ्रू हम उसे भी ठीक कर सकते हैं। हमारी मैरिड लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसे भी हम ठीक कर सकते हैं। और बहुत से पेरेंट्स को शिकायत रहती है कि उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो इसमें भी उन बच्चों की मदद कर सकती है हिप्नोसिस। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमें इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी दोस्त, आपकी होस्ट अनु आपसे यही कहना चाहेगी, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और आप हमारे विदस को ऐसे ही प्यार देते रहें। नमस्कार।